द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के एक खास चैप्टर की गहराई में उतर रहे हैं जो दुनिया भर में बहुत से लोगों की जिंदगी को छू चुकी है। बिल्कुल, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पे है जो इस किताब को समझना चाहते हैं या शायद पढ़ने की सोच रहे हैं। हाँ, और जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस। हम इसके कई हिस्सों पर बात कर सकते थे, लेकिन आज हमने सीधे इसके तीसरे चैप्टर को चुना है। और उसकी एक वजह है, इस चैप्टर का नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ, इसका शीर्षक है लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन का उद्देश्य खोजकर लंबा और बेहतर जीवन कैसे जिएं। मतलब ये नाम ही बताता है कि ये सफर कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा। सही कहा, एक पश्चिमी मनोवैज्ञानिक तकनीक लोगोथेरेपी से लेकर एक गहरे जापानी दर्शन इकिगाई तक, ये कनेक्शन ही मुझे सबसे दिलचस्प लगा। तो फिर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये लोगोथेरेपी क्या भला है? किताब में विक्टर फ्रैंकल का नाम आता है, जो एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, विक्टर फ्रैंकल एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जिंदा बचकर निकले थे। लोगोथेरेपी उन्हीं के अनुभवों और सिद्धांतों पर आधारित है। अच्छा। किताब में फ्रैंकल का एक बड़ा मजेदार कोट है। वो कहते थे, लोगोथेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और उसे कभी-कभी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो सुनना मुश्किल होता है। ये तो सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिसिस से एकदम उल्टा लगता है। बिल्कुल, जहां मरीज काउच पर लेटकर अपने मन की बातें बताता है। एकदम। और फ्रैंकल ने ये तुलना जानबूझकर की थी। वो कहते थे कि साइको एनालिसिस में मरीज लेटकर वो बातें बताता है जो कहना मुश्किल है, जबकि लोगोथेरेपी में वो बैठकर वो बातें सुनता है जो सुनना मुश्किल है। ये छोटा सा फर्क ही उनकी सोच का सार है। तो इसका मतलब ये अतीत के घावों को कुरेदने से ज्यादा भविष्य में एक मकसद या अर्थ खोजने पर जोर देती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की सबसे बुनियादी चाहत होती है अर्थ की खोज। अर्थ की खोज? हाँ, विल टू मीनिंग। यह खुशी या ताकत की चाहत से भी ज्यादा गहरी होती है। उनका तर्क था कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई मकसद है, कोई क्यों है, तो वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं। मतलब मकसद सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में टिके रहने का एक औजार है। बिल्कुल। उन्होंने ये बात कॉन्सेंट्रेशन कैंप की भयावह परिस्थितियों में खुद अनुभव की थी। जिनके पास जीने की कोई वजह थी, वो उन अमानवीय हालात में भी सर्वाइव कर गए। कमाल है। लेकिन फ्रैंकल का आइडिया तो समझ आया कि मकसद खोजना जरूरी है जी। पर कई बार हमारी अपनी भावनाएं, हमारा दुख, हमारा आलस, आलस, हाँ। ये सभी रास्ते में आ जाता है। जी। क्या किताब इस बारे में भी कुछ बताती है? शायद यहीं पर मुरितोथेरेपी का जिक्र आता है। बिल्कुल, यहीं पर ये चैप्टर पश्चिम से पूर्व की ओर एक खूबसूरत मोड़ लेता है। मोरितोथेरेपी एक जापानी दृष्टिकोण है जिसे शोमा मोरितो ने विकसित किया था। अच्छा। ये भी मकसद से ही जुड़ा है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही व्यावहारिक, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है। ये भावनाओं के तूफान से निपटने का एक तरीका बताती है। तो इसके क्या सिद्धांत है? किताब इसके 3 मुख्य सिद्धांत बताती है। पहला है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। हाँ, मोरितोथेरेपी सिखाती है कि भावनाएं मौसम की तरह हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आएंगी और जाएंगी। उनसे लड़ने या उन्हें दबाने की कोशिश करना बेकार है। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। बस उन्हें आने दें और जाने दें। ये सुनने में जितनी राहत देता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हम तो अपनी भावनाओं से लड़ने में ही अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देते हैं। सही बात है। खैर, दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत पहले वाले से ही जुड़ा है और वो है, वो करें जो आपको करना चाहिए। ये बहुत ही अहम है। वो करें जो आपको करना चाहिए। हाँ, मोरितो कहते थे कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कामों को, अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका मंत्र था, अभी क्या करने की जरूरत है, अगला कदम क्या होना चाहिए। मतलब अपनी भावनाओं को अपने काम पर हावी मत होने दो। बिल्कुल। अगर उदास महसूस हो रहा है, तब भी बिस्तर से उठो और वो काम करो जो जरूरी है। कर्म ही भावनाओं के जाल को तोड़ सकता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। जब कोई दुख या आलस महसूस कर रहा हो, तो जो करना चाहिए वो करने की हिम्मत कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब तीसरे सिद्धांत में छिपा है। अच्छा। तीसरा सिद्धांत है, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें।
यही वो गूंद है जो सब कुछ एक साथ चिपकाता है। हाँ, तो ये इकिगाई से जुड़ता है। एकदम। जब आपके पास एक मकसद होता है, एक इकिगाई होती है, तो आपको वो हिम्मत मिलती है। आपका मकसद ही आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है, चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, जो जरूरी है वो करो, और ये सब अपने एक बड़े मकसद की दिशा में करो। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब कैसे जुड़ा है। हाँ, तो लोगोथेरेपी और मोरेटोथेरेपी, ये दोनों मिलकर हमें इकिगाई तक कैसे पहुंचाते हैं? यहीं पर इस अध्याय का सबसे खूबसूरत सिंथेसिस सामने आता है। सोचिए, दुनिया के दो अलग अलग कोनों में, दो बिल्कुल अलग हालात में, एक नाजी कैंप में और दूसरा जापान के क्लिनिक में, दो लोगों ने एक ही सच खोजा कि असली आज़ादी अपने हालात को बदलने में नहीं, बल्कि उन हालात में अपना मकसद ढूंढने और उस पर काम करने में है। तो थेरेपी एक तरह से रास्ता दिखाने वाला नक्शा है, हाँ, और इकिगाई मंजिल। बिल्कुल। लोगोथेरेपी हमें बताती है कि क्यों खोजना कितना जरूरी है, और मोरेटोथेरेपी हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं के बावजूद कैसे उस रास्ते पर चलना है। मतलब आपको अपना मकसद खोजने के लिए किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है? किताब का तर्क तो यही है। मिशन अपने अंदर झांकने और अपनी इकिगाई को खोजने का है, और एक बार जब वो मिल जाए तो बस उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत और कोशिश की जरूरत है। ये हमारे अस्तित्व का ईंधन है। ये बहुत सशक्त करने वाला विचार है कि जवाब हमारे अंदर ही है, लेकिन अपने अंदर झांकना, ये सुनने में बहुत बड़ा और मुश्किल काम लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या अध्याय में इसे अमल में लाने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका भी बताया गया है, कोई टूल? हाँ, बिल्कुल। चैप्टर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी जापानी तकनीक का जिक्र करता है, जिसे नाइकान ध्यान कहते हैं। नाइकान ध्यान? जी, ये आत्मचिंतन पर आधारित है और इसमें खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने होते हैं। ये सवाल आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या हैं वो 3 सवाल? मान लीजिए वो व्यक्ति एक्स है। ठीक है। तो पहला सवाल है, मुझे व्यक्ति एक्स से क्या मिला है? ठीक है। दूसरा सवाल, मैंने व्यक्ति एक्स को क्या दिया है? और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, वो क्या है? मैंने व्यक्ति एक्स के लिए क्या समस्याएं पैदा की हैं? उफ, ये तीसरा सवाल तो सच में चुभता है ना? हम हमेशा ये हिसाब लगाते हैं कि हमारे साथ किसने क्या गलत किया, किसने हमें क्या दुख दिया। ये पूछना कि मैंने क्या समस्या पैदा की, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इन सवालों का मकसद ही यही है, दूसरों पर दोष डालना बंद करना और अपनी जिम्मेदारी को समझना। सही बात है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारे रिश्ते दो तरफा होते हैं, तो हम ज्यादा आभारी और संतुलित महसूस करते हैं। और इससे शायद गुस्सा भी कम होता होगा। बिल्कुल। जैसा कि मोरेटो ने कहा था, अगर तुम गुस्से में हो और लड़ना चाहते हो, तो लड़ने से पहले 3 दिन सोचो। 3 दिन बाद लड़ने की वो तीव्र इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। ये नाइकान ध्यान हमें वही ठहराव देता है। तो ये पूरा अध्याय एक सफर की तरह है। ये मकसद खोजने में मदद करने वाली थेरेपी से शुरू होता है और फिर हमें हमारी इकिगाई यानी हमारे अंतरिम उद्देश्य तक ले जाता है। तो अगर हमें इस अध्याय का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? इसका मुख्य सार ये है कि अपनी इकिगाई को खोजना ही असल मिशन है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलेगी, ये हमारे अंदर ही छिपी है। हमारे जुनून में, हमारी प्रतिभा में। हाँ, और दुनिया को हमारी जरूरत में। लोगोथेरेपी और मोरेटोथेरेपी सिर्फ औजार हैं जो हमें उस दिशा में देखने में मदद करते हैं। तो ये अध्याय एक तरह से किताब के आगे आने वाले हिस्सों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है, जहां डाइट, एक्सरसाइज और फ्लो जैसी चीजों की बात होती है। एकदम सही। ये अध्याय क्यों का महत्व समझाता है, ताकि हम क्या और कैसे को बेहतर ढंग से अपना सकें। बिना क्यों के डाइट सिर्फ एक बोझ है और एक्सरसाइज एक सजा। लेकिन जब आपके पास जीने का एक मकसद हो, तो ये सब उस मकसद को पूरा करने के साधन बन जाते हैं। और अध्याय एक सवाल के साथ खत्म होता है ना? हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ जो सीधे सुनने वालों से पूछा गया है। क्या आप अपने जुनून में इस तरह डूब जाने के लिए तैयार हैं, जैसे कि ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज हो? वाह, ये सवाल सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ये थी इकिगाई के तीसरे अध्याय की हमारी गहरी पड़ताल, जो हमें पश्चिमी मनोविज्ञान से पूर्वी दर्शन तक ले गई। और इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि जीवन का उद्देश्य कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज के कामों से, हमारी भावनाओं को समझने से और सही दिशा में कदम उठाने से मिलता है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है,
निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस अध्याय ने बड़ी खूबसूरती से एक पश्चिमी थेरेपी को पूर्वी दर्शन से जोड़ा है। इससे ये पता चलता है कि मकसद की खोज एक यूनिवर्सल मानवीय जरूरत है, भले ही रास्ते अलग अलग हों। बिल्कुल। तो सुनने वाले ये सोच सकते हैं, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में जीवन के अर्थ या उद्देश्य को खोजने के कौन से पारंपरिक तरीके या दर्शन हैं जिन्हें शायद हम आज की भागदौड़ में भूल गए हैं।